ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बस कैसे करना है, बस आप लोग देखते जाइए और अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। देखिए क्या कहा है कि गणितीय प्रक्रिया नहीं की बात किया है, यानी कौन सी एक ऐसा जो ऑप्शन है जो गणितीय प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। तो पहला यहाँ पे करा है मार्गदर्शक, दूसरा करा है कि रटना, तीसरा करा है कि आकलन, चौथा करा है कि मापन। अब देखिए हम प्रश्नों को कैसे यहाँ पे काटते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मार्गदर्शक, जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई एक टीचर या फिर कोई आपका एक सदस्य होता है घर का, वो क्या करता है कि देखिए वो कितने अच्छे से कर रहा है और ये क्या करता है, सूत्र का निर्धारण भी कर देता है। ठीक है, सूत्र का निर्धारण भी कर देता है और ट्रिक भी बना देता है। ठीक है, ट्रिक भी बना देता है। तो आपका क्या हुआ, एक मार्गदर्शक हुआ, उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मार्गदर्शक भी हमारा सही हुआ। यहाँ पे नहीं की बात किया है तो रटना, देखिए रटना पर जो प्रगति होती है ये बस कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम जैसे ही आता है तो आप क्या करते हैं, बस रटने लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ समझने का कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं। आकलन, जब भी आप क्या करते हैं, प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक आकलन होता है या सही या गलत, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको उपचारात्मक कार्य की श्रेणी में रख सकते हैं। मापन, आप कितना अच्छे से कर सकते हैं, आपका कितना अच्छा योगदान रहा, उस सब में क्या करेंगे आप इसके प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले का दूसरे के साथ जाएगा रटना। ठीक है, रटना जो है गणितीय प्रक्रिया के अंग में नहीं आता है, तो राइट आंसर पहले का पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखिए, ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। देखिए दूसरा क्या करा है, और लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या करा है। दूसरा ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम क्या है। आगमन विधि का मतलब है उदाहरण से चलने के। ठीक है, आगमन मतलब एक क्रम में चलने का क्या एक सही क्रम है। तो पहला यहाँ पे करा है सामान्यीकरण, दूसरा करा है अवलोकन, तीसरा करा है कि उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण और चौथा करा है कि परीक्षण एवं जांच। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा जी। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारा यहाँ पे। देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे आगमन विधि मतलब उदाहरण की तरफ से आगे बढ़ना है आपको। तो यहाँ पे सामान्यीकरण दिया है, अवलोकन दिया है, उदाहरण और प्रस्तुतिकरण दिया है और यहाँ पे कहा रहा है कि परीक्षण एवं जांच। तो राइट आंसर क्या होगा, जब यहाँ पे आगमन की बात किया है, याद रखिएगा जब आगमन की बात किया है तो उदाहरण की बात किया है, तो सबसे पहले हम उदाहरण को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए किसी में उदाहरण आया है क्या, नहीं आया तो आप काट दीजिए, सीधे सीधे आपका बच गया या आपका तीसरा ऑप्शन। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पहले उदाहरण आ गया तो यही तो आपका होगा। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि आप पहले बच्चों को क्या करें, किसी का उदाहरण दें। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से सिखाएं, तो उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अवलोकन कराएंगे, यानी जांच परख कराने के लिए क्या करेंगे, आप बालकों को प्रेरित करेंगे। फिर इसके बाद सामान्यीकरण यानी क्या उद्देश्य होना चाहिए। फिर इसके बाद परीक्षण जो होता है लास्ट में होता है बालक का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा सी, हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगमन दे दिया है तो सीधे सीधे आप उदाहरण तक पहुंच जाइए। देखिए कौन से ऑप्शन में उदाहरण है, तो राइट आंसर हो गया हमारे यहाँ पे तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न कई बार कर चुके हैं तो गलत मत करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सभी हैं, मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्या कर रहा है हमारा कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम कौन सा संचलन यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा, मतलब कौन सा सबसे उपयुक्त विधि होगा दशमलव संख्याओं को पढ़ाने के लिए। तो पहला करा है कि जियो बोर्ड, दूसरा करा है मोतीमाला, तीसरा करा है ग्राफ पेपर, चौथा करा है कि गिनतारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है जी, तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे दशमलव संख्याओं का योग पढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया था तो वो मोतीमाला था, लेकिन मोतीमाला के क्या है कि ये देखिए आप इस तरह से एक छल्ला बना होता है। ठीक है, एक बॉक्स होता है, एक टेबल होता है, उसमें क्या होता है, मोतियों का गुच्छा होता है। आप क्या करेंगे, योग पढ़ाने की बात कर रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, आप जोड़ने का क्रम कर देंगे। ठीक है, क्रम कर देंगे, लेकिन कहा क्या है दो दो दशमलव संख्याओं को पढ़ाने का, तो हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ग्राफ पेपर जाएगा, क्योंकि जब तक आप ग्राफ पेपर में जाएंगे, ठीक है ग्राफ पेपर में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ग्राफ दिया है दो दशमलव, ठीक है दो दशमलव संख्याओं के योग की बात किया है, तो अगर दो संख्या दे जाए, यहाँ पे कर दिया जाए कि 2.5 लिखिए, तो आप क्या करेंगे 2.5 करेंगे और बीच में क्या करेंगे ग्राफ, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे देखिए एक खाने में जो हो गया आपका दशमलव हो गया, तो आप कह सकते हैं 2.5। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या माना है कि मोती माला माना है। तो राइट आंसर आप लोगों का अगर जो आ रहा है तो देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा। अगर किसी को उसका आंसर पता होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा हमारा क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है।
क्या बात क्या है, प्राथमिक स्तर की बात क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये प्राथमिक स्तर आपकी हो गई। कह रहा है कि गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और तीसरा कर रहा है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और चौथा कर रहा है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आप देखिए क्या क्या है कि प्राथमिक स्तर की बात किया है, तो अगर प्राथमिक स्तर की बात किया है तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा। अब देखिए क्या कहा है, अगर हम पहले ऑप्शन से चलें तो यहाँ पे कहा है संकल्पनाओं, यानी जो भी आपकी क्रम में संख्या दी गई है उसका उच्चतर कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं की बात किया, याद रखिएगा, यानी आपका उच्च कक्षाओं की बात कर दिया है, ठीक है। तो उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, यहाँ पे बात किया है प्राथमिक स्तर की, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए क्या कहा है दूसरा, संकल्पनाओं को जटिल। देखिए प्राथमिक स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, सभी जो प्रश्न होता है आप बालक के अनुरूप उसके रुचि के अनुसार कर सकते हैं, न कि जटिल यानी कठिन दे देंगे पहले ही स्तर पे तो बालक ऊब जाएगा, उनमें क्या करेगा, कार्यों को करने में क्षमता जो है रुचि नहीं लेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा करा संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणी बढ़ता यहाँ पे बद्धता में प्रस्तुत किया, देखिए एक श्रेणी क्रम में रखना प्राथमिक स्तर के बालक नहीं जान सकते, तो ये भी गलत बचा हमारा चौथा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या कहा है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त, यानी पहले क्या करना चाहिए, बालकों के समस्त एक वस्तु रखनी चाहिए, फिर इसके बाद उस पर चिंतन करने के लिए कहना चाहिए, जो कि अमूर्त रूप कहलाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथा। जैसे क्या होता है कि आप कह देंगे पहले कि 2+2 कितना होता है, पहले आप बता देंगे 2+2 4 हो गया, ये इनको फलों के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात क्या करेंगे, जब आप उनको अमूर्त रूप से कराएंगे तो 2+2 कर देंगे, कहेंगे अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो बालक पहले इस मूर्त के रूप में समझेगा, यानी फलों के माध्यम से 4 होगा, 2 2 जोड़ेगा 4 होगा, फिर इसके बाद सीधे लिख देगा 4, तो ये मूर्त से अमूर्त हो गया। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे का। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु आपके समस्त प्रस्तुत हो, और अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु आपके समस्त न हो उस पर चिंतन करना, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े कठिन भी हैं और आप लोगों का टारगेट बताना भूल गए, 17+ होना चाहिए आज के प्रश्न में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पांचवा की निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, नहीं की बात क्या है, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए पंक्तिबद्धता यानी एक श्रेणी क्रम में होना चाहिए, जब भी आप क्या करेंगे, जैसे क्या होता है कि आप लिखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो क्या होता है कि भागो जोड़, यानी पहले भाग देंगे, फिर इसके बाद जुड़ो, यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, ठीक है। तो ये क्रम में होना चाहिए, पंक्तिबद्धता में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको सवाल दिया जाए, अगर आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे सवाल दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको जोड़ने का क्रम करेंगे, ठीक है। तो उसको जोड़ने का क्रम करेंगे तो इस तरह से आप प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका सूत्र होता है भागो जोग, यानी पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर घटाना करेंगे। तो इस क्रम में पंक्तिबद्धता जो हुई हमारी एकदम राइट आंसर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं की बात क्या है, तो गणना, जब भी आप क्या करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो उसको गणना करते हैं। जैसे क्या होता है 2+2 कर लिया तो आपका 4 आया, ठीक है, 5+4 कर दिया तो आपका कितना आया, 9 आ गया, ठीक है। तो ये आप तो गणना कर लिए, तो ये भी हमारा उचित हो गया। अंक लिखना, जब तक आप अंक नहीं लिखेंगे तब क्या आप संकेतों के माध्यम से आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये तीनों तो हमारा राइट आंसर हो गया। बचा हमारा कौन सा, चौथा, तो चौथा हमारा गलत भी होगा और राइट आंसर भी हमारा होगा यहाँ पे चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा जितने लोगों का एकदम राइट आंसर है, एक बार कमेंट आप लोगों को देख लें। जी, सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिए, और प्रश्न पढ़ने से पहले ही सभी प्रश्नों को हम पढ़ें तब तक आप क्या करिए, प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, ठीक है। बस हम समझा रहे हैं आप लोगों को कैसे समझना है, और एक बार समझ लिए तो आप एक 20+ तो कर ही लेंगे पेपर में, ठीक है। एक 20 आप अपना टारगेट मानिए, 100 तो पार ही कर लेंगे, ठीक है। अगर देखिए सी-टेट का हम टारगेट इसलिए आप लोगों के लिए रखे हैं, अगर सी-टेट आप कर लेंगे, ठीक है, सी-टेट कर लेंगे तो आप अदर राज्यों में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सी-टेट जो होता है लेवल आपका हाईएस्ट होता है टेट के ऊपर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा पांचवा छठा क्या कर रहा है कि योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने में विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए शीर्षक है। पहला करा है कि यहाँ पे सवाल का बोधन, दूसरा करा है निष्पत्ति की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या गणितीय रूप में निरूपण, और यहाँ पे करा है सवाल का समाधान, और यहाँ पे तीसरा करा है, दूसरा करा है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सवाल की पहचान, सही जवाब लिखना, और चौथा करा है कि गलत है, आंशिक रूप से सही पूर्णतः निष्पादन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा। थोड़ा टफ है ये, लेकिन आप बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है ऑप्शन तो क्या करिए, सबसे बड़ा ऑप्शन चुनिए या फिर सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो हमारा ये देखिए तीसरा है,
ठीक है, सवालों की पहचान करना और जवाब लिखना। तो जवाब लिखना तो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या कहा है, आकलन करने का शीर्षक का है, तो हमारा बड़ा ही ऑप्शन सबसे ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोग समझेंगे इससे पहले, देखिए क्या कहा है कि सवाल का बोधन मीन्स होता है याद करना, उसके बारे में जांच करना। बोधन मीन्स होता है उसको जांचना परखना, ठीक है। निष्पादन करना यानी उसको हल करना, की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान करना, यानी किस तरीके से आप उसको पहचान कर रहे हैं और उसकी जांच परख करके उसकी संक्रियाओं को, समस्याओं को क्या कर रहे हैं, समस्याओं को गणितीय रूप में निरूपण करके सवालों का समाधान कर रहे हैं। तो ये तो आपका सही है, यहाँ पे सवालों का बोधन तो सही है, लेकिन सवाल लिखना ये तो गलत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले उसको समझेंगे, सवालों की पहचान करना, सही जवाब लिखना, सही जवाब नहीं उसके सही जवाब तक पहुंचना होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 7वां प्रश्न यह कर रहा है कि कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है, देखिए क्या कह रहा है कि 5050, ठीक है, क्या कर रहा है 5050, लेकिन लिखता कैसे है, 5550 लिखता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, पहला करा है स्थानीय मानों की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, दूसरा करा है संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तीसरा करा है कि गणित का ज्ञान नहीं है, चौथा करा है कि जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का हमारा जाएगा जी। देखिए उसने क्या लिखा है, बोला है 5050 को, उसने लिखा क्या है 550। अगर उसको संख्याओं का ज्ञान नहीं होता तो लिखता कैसे, तो गलत हो गया। गणितीय ज्ञान नहीं, अगर गणितीय ज्ञान नहीं होता तो लिखता कैसे, जोड़ का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे जोड़ की ज्ञान, यहाँ पे गणना करने की बात नहीं कहा है, यहाँ पे लिखने की बात कहा है। तो राइट आंसर स्थानीय मान, ठीक है, किस स्थान पे रखना है, कौन से स्थान पे होगा। जैसे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे ठीक है, अगर हम इसको रख रहे हैं, यहाँ पे बोला क्या है, अगर वो क्या करता, अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिख देता, तो यहाँ पे इकाई अंक लिखता, यहाँ पे दहाई लिखता, यहाँ पे सैकड़ा लिखता और यहाँ पे हजार लिखता, ठीक है। तो इस आधार पे वो लिख सकता था, ठीक है। स्थानीय मानों का ज्ञान नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और कितने फास्ट आप लोग इसका उत्तर देते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, देखिए निदान करना, ठीक है, उपचार करना, ठीक है। ये बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बालक जहां भी फंसे उसका निदान करने के बाद उपचार करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, आठवां हमारा क्या है कि गणित में निदान परीक्षण उद्देश्य है। पहला करा कि संताप परीक्षण के लिए पत्र योजना बनाना, प्रश्न पत्र, दूसरा करा प्रगति पत्र भरना, तीसरा करा है कि गणितीय समझ को निहित एवं रिक्तियों को जानना, और चौथा करा है कि यहाँ पे अभिभावकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। यानी देखिए अभिभावक को देना कोई कार्य आपका उचित नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो अभिभावक से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे बच्चों की समझ का निहित रिक्तियों को जानना कि उनकी कठिनाई क्या है, निदान का मतलब यही होता है। तो राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, आगे बढ़ेंगे नहीं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आपका यही होना चाहिए उद्देश्य कि आपका 31 जनवरी यानी कल ही है, ये समझ के आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। अब देखिए 9वां क्या करा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। पहला करा है कि अप्रेक्षित प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष यहाँ पे करा है प्रक्षेपित, और यहाँ पे करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 9वें का, जल्दी बताइए 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए ये तो कोई शब्द ही नहीं हुआ प्रक्षेपित, ठीक है, अप्रक्षेपित, ये भी अप्रक्षेपित, यानी जो आप देख रहे हैं उसका होता है और यहाँ पे नहीं होता है, और ये कह रहा है कि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, ये किसके माध्यम से होता है, अवलोकन के माध्यम से होता है, लोकन के माध्यम से होता है। याद रखिएगा किसके माध्यम से होता है, अवलोकन के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां यहाँ पे क्या करा है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे वैन हिल के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को लिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, क्या है, स्तर 1 विश्लेषण, दूसरा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 0 यानी मानसिक चित्रण, स्तर 3 मानसिक चित्रण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए हमारे यहाँ पे जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए ये सेम है, लेकिन यहाँ पे स्तर बदल गया है, ठीक है, स्तर 0 स्तर 3 दे दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से फास्ट करिए कि वेन हिल ज्यामिति के अनुसार, ठीक है। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे स्तर 0 के चित्रण के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, आकृतियों को लिखावट के अनुसार वर्णित करना, ये किसके स्तर 0 के अनुसार आता है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का क्या जाएगा। ज्यामिति की समस्याओं को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। आगमन विधि का करना चाहिए, विश्लेषण विधि का करना चाहिए, निगमन विधि का करना चाहिए, व्याख्यान विधि का करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 11 का, जल्दी से बताइए कि क्या जाएगा। देखिए जब भी आप क्या करते हैं, ज्यामिति प्रयोग करते हैं तो आगमन यानी उदाहरण का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, उदाहरण का प्रयोग नहीं करते। विश्लेषण यानी बांटने का, क्या होता है कि आप क्रमों को क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, विश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
एक बार आप लोगों से यही कहेंगे कि जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है? लाइक कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए, ठीक है? लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है बस लाइक कर दीजिए, ठीक है? और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए थोड़ा। यहाँ पे 12 का ये करा है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। पहला करा है कि उद्देश्यों का, आकृतियों का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा, ठीक है? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए 12 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उपलब्धि यानी उद्देश्य, किसी कार्य के लिए जब आप करते हैं तभी तो आपका उपलब्धि होगा, नैदानिक परीक्षण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या खरा है। यहाँ पे छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, ठीक है? छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है। एक छात्र है जो वृत्ति तथा गोले में, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा गैपिंग होना चाहिए, ठीक है? टाइप करने में यहाँ पे गलती हो गई है। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति देखिए, ठीक है? जो छात्र है वो वृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य क्या की पूर्ति करता है? पहला करा है कि ज्ञान की, अवबोध की, ठीक है? यहाँ पे करा है कौशल की, तीसरा करा है कि ज्ञान प्रयोग की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहला जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा या फिर पांचवा जाएगा? तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि 13 का राइट आंसर हमारा होगा। जी देखिए, जब भी क्या करता है, तुलना करता है तो क्या करता है? अवबोध करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है? कौशल का तो होगा लेकिन सीखने में होगा, लेकिन यहाँ पे अवबोध जब तक आप क्या करेंगे उसमें, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अवबोध का मतलब एक और होता है तर्क, ठीक है? अमूर्त भी कर सकते हैं, ठीक है? अमूर्त भी कर सकते हैं, तर्क करना भी कर सकते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का ये करा है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? देखिए क्या कहा है, पहले याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पकड़िए। यहाँ पे प्राइमरी स्तर की बात कहा है, 1 से लेके 5 तक की बात कहा है, ठीक है? 1 से लेके 5 तक की बात कहा है, तो प्राइमरी लेवल की हो गई। तो रेखा गणित के अध्ययन के लिए कौन सा, यानी आप कक्षा 5 तक के बालकों को कैसी शिक्षा देना चाहेंगे, किस प्रकार से समझाना चाहेंगे रेखा के? तो यहाँ पे औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, 1 और 2, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? जी राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, अनौपचारिक रेखा गणित, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा। यहाँ पे औपचारिक का मतलब होता है कि जो वस्तु है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, आप उनके घरेलू वस्तुओं के साथ पढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? घरेलू वस्तुओं के साथ करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरा, ठीक है? अनौपचारिक, औपचारिक नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15% पे, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है कि अबेगस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण के लिए किया जाता है? गिनती सिखाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए, हस्तलेखन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा? अबेगस की बात क्या याद रखिएगा, अबेगस की कक्षाओं में, ठीक है? प्रयोग की जाने वाली छोटी कक्षाओं में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, हस्तलेखन के लिए, ठीक है? आप क्या करते हैं, उसको देख कर क्या करते हैं, देख कर क्या करते हैं, बालकों को दिखाते हैं और लिखाते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, हस्तलेखन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, देखते हैं 16 का हमारा क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला आप कह सकते हैं अभिसारी प्रश्न, ठीक है? यानी खुला, ठीक है? मुक्त मिस होता है खुला, याद रखिएगा खुला प्रश्न, ठीक है? अब देखिए खुला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2/7 में 7 क्या है? ये देखिए बधा बधाया प्रश्न हो गया, ठीक है? ये क्या है? बधा बधाया प्रश्न है। क्या 7 के बारे में पूछा तो आप केवल 7 के बारे में ही बता सकते हैं, तो मुक्त अंत वाला नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 28, 71, 19, 8 और 17 को आरोही क्रम में, देखिए ये भी आपका क्या हुआ, बंद अंत वाले कराएगा। यहाँ पे आरोही क्रम में, यानी एक क्रम में रखना है, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? अगर आरोही क्रम में रखना है यानी बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है? तो पहले बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सबसे छोटी प्रश्न को रखेंगे, सबसे छोटा रखेंगे 8 है, फिर इसके बाद क्या है हमारा 17 है, फिर इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे 19 है, फिर इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे 28 है, फिर 71 है, ठीक है? तो ये बढ़ते क्रम में, आरोही मिस बढ़ते क्रम और अवरोही मिस होता है घटते क्रम। तो ये भी आपका बता है कौन सा संख्या 3 बटे, यहाँ पे 1/3 या 1/7/5 है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है, ठीक है? बड़ा कौन सी, बस यहाँ पे बड़ा पूछा है, तो इसमें आप अलग से नहीं बता सकते, तो ये भी गलत हो गया। 2 और 7 में बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए, देखिए 2 और 7 से कोई बड़ी 4 संख्या लिखिए, तो आप लिख सकते हैं 2 से बड़ा क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यहाँ तक कर सकते हैं। तो यानी 7 का भी लिख सकते हैं, यानी कितना भी 4 लिख सकते हैं, बड़ी संख्या पूछा है कितना भी लिख सकते हैं। 2 से बड़ा 18 भी हो गया, 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 21 भी हो गया, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये खुला अंत वाला है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, देखते हैं 17वां हमारा यहाँ पे क्या करा है कि गणित की भाषा का अंग है। पहला करा कि संकेत, दूसरा संख्या और संख्या 4, और यहाँ पे तीसरा करा कि सूत्र, चौथा करा कि उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे सभी जाएगा, ठीक है? सभी राइट आंसर होगा 17 का हमारा यहाँ पे
चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19 प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या कह रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों की फीडबैक देना है। फीडबैक का मतलब है प्रोत्साहन देना, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक और यहाँ पे कह रहा है भविष्यात्मक। भविष्यात्मक मतलब अगले क्रम में, ठीक है, आगे वाले। और यहाँ पे सारांशात्मक यानी व्याख्या देना, और निदानात्मक उसकी कठिनाइयों को दूर करना, रचनात्मक यानी क्या करना, नए नए कार्यों को करना। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए रचनात्मक, जहां पर भी रचनात्मक हो पहले उसे सही करिए, ठीक है। राइट आंसर पहले जाएगा। 19 के प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 19 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला करा चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना और एक संकल्पना से दूसरी संकल्पनाओं को जोड़ना। यहाँ पे क्या करा है, आकृतियों, लंबी आकृतियों के संकेत करती है। किस पे करती है, देखिए चुनौतीपूर्ण समस्या यानी समस्या देंगे तो एक ही क्रम में सही हो जाएगा और गलत भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गणित के खेलों का सृजन, गणित के खेलों का सृजन करेंगे तो ये लंबी आकृति नहीं हुई, ठीक है। हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना यानी लिख कर प्रयास करना, यानी बालकों को क्या करना, प्रोत्साहन देना कि आप कर सकते हैं। लेकिन एक संकल्पना मतलब एक सूत्र से क्या करेंगे, एक सूत्र से दूसरे सूत्र का निर्माण करेंगे। तो ये क्या हुआ, आपकी लंबी आकृति वाली आपकी संकेतिक हो गई। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे, देखते हैं 20 में कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए 20 ये करा है कि प्रिया गणितीय प्रश्न में निपुण है, इसमें किस प्रकार के बहुबौद्धिकता की अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए, ठीक है। प्रिया गणितीय प्रश्न को करने में निपुण यानी सभी प्रश्नों को क्या कर रही है, जल्दी से क्या कर रही है, सॉल्व कर दे रही है। इस प्रकार की बहुबुद्धिकता, यहाँ पे बहुबौद्धिकता की अधिकता है, ठीक है। यहाँ पे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, और यहाँ पे कह रहा है कि मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। और कैसा देंगे, सही सही उत्तर देंगे, ठीक है। सही सही इसका उत्तर दीजिए। प्रिया